लगभग हफ्ते भर पहले चैट जीपीटी के थ्रू अपनी इमेजेस को जिबली आर्ट में कन्वर्ट करने का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला था। बट सैड रियलिटी तो ये है कि बहुत सारे लोग जो इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे उनमें से ज्यादातर को मालूम भी नहीं था कि इस ट्रेंड के पीछे आखिर जिबली है क्या। ऑफ कोर्स इस चीज ने मुझे री इंस्पायर किया जिबली मूवीज को एक्सप्लोर करने के लिए और इस बात को रियलाइज कराया कि मैंने कभी इस चैनल पर इस लेजेंडरी स्टूडियो और उसके क्रिएटर के बारे में कभी बात ही नहीं किया। एंड ट्रस्ट मी, आज की इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं, जहाँ पर आपको पता चलने वाला है कि स्टूडियो जिबली में जिबली का आखिर मतलब क्या था। आखिर हयाओ मियाज़ाकी को अपने स्टाइल को क्रिएट करने में कितने सालों तक का वक्त लगा, जिबली स्टूडियो के अंदर काम करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कहां से मिलती थी इंस्पिरेशन जिबली मूवीज को क्रिएट करने की, और क्या जिबली मूवीज एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडियो जिबली की एक्चुअल शुरुआत 1985 में हुई थी, जहां पर इसे क्रिएट किया था इसाओ ताकाहाता, तोशियो सुजुकी और जापानीज एनिमेटर, फिल्म मेकर और आर्टिस्ट सर हयाओ मियाज़ाकी ने, जिनकी ड्राइंग स्टाइल ही पूरे के पूरे जिबली स्टूडियो की जान है। और जिस चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर बड़े आराम से लोग आजकल उनके आर्ट को रेप्लिकेट कर ले रहे हैं, इस आर्ट को क्रिएट करने और उसमें परफेक्ट होने के लिए सर हयाओ मियाज़ाकी को दशकों तक का वक्त लगा था। और एज एन एनिमेटर और आर्टिस्ट उनकी शुरुआत साल 1963 से हुई थी। लेकिन स्टूडियो जिबली में जिबली का मतलब क्या है? वेल, यकीन मानिए इसका जापान और जापानीज वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, और इसका इस्तेमाल एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 में इटालियंस करते थे, जहां पर इटालियंस अपने सहारन स्काउटिंग प्लेन कैप्रोनी CA-309 को इस नाम से बुलाते थे। बट ये एक्चुअली इटालियन वर्ड भी नहीं था, और एक्चुअली इसे एक लीबियन अरेबिक वर्ड से उठाया गया था जिसे कहा जाता था क्विबली, जिसका मतलब होता है हॉट डेजर्ट विंड। हयाओ मियाज़ाकी का एयरक्राफ्ट्स को लेकर पैशन और एनिमे की दुनिया में एक नई हवा का झोंका लाने का जुनून इस नाम के लिए काफी परफेक्ट साबित हुआ। वैसे जापानीज में इसे जिबली नहीं बल्कि जिबुरी बुलाया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि स्टूडियो जिबली के एनिमेशन के पीछे एक बहुत ही बेहतरीन और यूनिक टेक्निक है, जहां पर यूजुअली मूवी के स्क्रिप्ट को पहले क्रिएट किया जाता है, जिसके बाद ही उसकी फिल्मिंग या डबिंग होती है। बट एक्चुअली स्टूडियो जिबली इस चीज को बहुत ही अलग तरीके से करते हैं, और वो एक्चुअली कोई फाइनल स्क्रिप्ट मूवी के प्रोडक्शन से पहले क्रिएट नहीं करते हैं, और वो बेसिकली स्टोरी बोर्ड्स और डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर एक्टर्स इम्प्रोवाइजेशन से कहानी में जान डालते हैं, और इसी वजह से ये और भी ज्यादा लाइफ लाइक लग पाती है। स्टूडियो जिबली मूवीज हमेशा लाइफ को इमिटेट करने की कोशिश करती है। यही रीजन है कि कई बार कई सारी कहानियों के लिए रियल लाइफ इंस्पिरेशन लिए जाते हैं, और रियल लाइफ को लेकर जिसकी ऑब्जर्वेशन काफी बेहतरीन होती है वही इस स्टूडियो में एक्सेल करता है। फॉर एग्जाम्पल, माय नेबर तोरोतोरो के लिए हयाओ मियाज़ाकी अपनी नीस से इंस्पायर हुए थे। वहीं पर कीकीज डिलीवरी सर्विस में कीकी के रोल के लिए वो अपने फ्रेंड की डॉटर से इंस्पायर हुए थे। लेकिन क्या सचमुच हयाओ मियाज़ाकी आज भी अपने फिल्म्स में काम करते हैं? वेल, आप में से बहुत सारे लोग को शायद ये बात ना मालूम हो, लेकिन एनिमेशन बेसिकली कलेक्शन ऑफ फोटोज होती हैं, और हयाओ मियाज़ाकी की मूवीज के अंदर अप्रोक्सीमेटली 24 इमेजेस का इस्तेमाल होता है 1 सेकंड के अंदर। एंड कंसिडरिंग अ फुल लेंथ मूवी, ये नंबर लाखों तक पहुंच सकता है। वैसे तो हयाओ मियाज़ाकी आज भी की फ्रेम्स और मेन पोजेस को मूवीज के लिए ड्रॉ करते हैं, और बाकी के फ्रेम्स को उनके सबऑर्डिनेट्स ही ड्रॉ करते हैं। लेकिन स्टूडियो जिबली की शुरुआत में मैक्सिमम काम हयाओ मियाज़ाकी भी करते थे, और द विंड राइजेस मूवी के लिए अकेले हयाओ मियाज़ाकी ने तकरीबन 1 लाख फ्रेम्स को ड्रॉ किया था। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर स्पिरिटेड अवे, जो बेसिकली एक क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी है जिसे ऑस्कर मिला था। वेल, इस मूवी के लिए हयाओ मियाज़ाकी ने अपने पर्टिकुलर हॉलिडे ट्रिप का एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ घूमने गए थे। वहीं पर बीच में उन्हें कई सारे अबैंडन्ड बिल्डिंग्स, प्लेसेस और लोकेशंस देखने को मिली, जो उनके लिए इंस्पिरेशन साबित हुई स्पिरिटेड अवे का। अब कई बार ऐसा होता है कि मूवीज को कई रीजंस की वजह से कट्स का सामना करना पड़ता है, बट हयाओ मियाज़ाकी की स्टूडियो जिबली अपनी मूवीज के कट्स और अल्टरेशन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, और इसके पीछे कारण ये है कि 1984 की मूवी नाउज़ीका ऑफ द वैली ऑफ द विंड
यूएस में रिलीज हुई थी, बट यूएस में कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने इसे अपने हिसाब से अल्टर करके दिखाया था, जो मूवी के कॉन्सेप्ट को ही पूरी तरह से चेंज कर रही थी। और ये चीज स्टूडियो जिब्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और तभी से उन्होंने इस पॉलिसी को क्रिएट किया। क्या आपको मालूम है कि हायाओ मियाज़ाकी अपनी मूवीज का सीक्वल नहीं बनाते, क्योंकि वो बेसिकली अपनी मूवीज की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखते हैं, बट फिर भी उनकी मूवी का एक सीक्रेट सीक्वल जरूर है, और वो है 2002 की द कैट रिटर्न्स, जो एक्चुअली एक ओरिजिनल स्पिन ऑफ है विस्पर ऑफ द हार्ट का, जिसके अंदर द कैट रिटर्न्स का कैरेक्टर द कैट किंग हमें देखने को मिला था। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक ऐसा वक्त भी था जब स्टूडियो जिब्ली एक्चुअली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, और एक वक्त था जहां पर फैंस को एक दाम के अंदर 2 मूवीज देखने का मौका मिला था। एक्चुअली माय नेबर टोरोटोरो और ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज को एक साथ रिलीज किया गया था, और जैसा कि दोनों मूवीज की थीम और मूड्स काफी एक दूसरे से अलग थे, फिर भी स्टूडियो जिब्ली को ये फैसला लेना पड़ा था वाइडर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। अब अगर बात करें इन मूवीज के बनने की प्रोसेस की, तो ये बात तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि हायाओ मियाज़ाकी मोस्टली की फ्रेम्स को ड्रॉ करते हैं, जिसे एक्चुअली जापानीज में गेंगा कहा जाता है, और ये बेसिकली कई सारे इंपॉर्टेंट पोजेस और कई सारे कैमरा एंगल्स का एक सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन भी देती है, और इन्हीं की फ्रेम्स के बीच में इन बिटवीन्स को भरा जाता है, जिसे दौगा कहा जाता है, और ये यूजुअली 12 से 24 फ्रेम्स पर सेकंड तक हो सकते हैं, और ये बेसिकली डिपेंड करता है कि सीन कितना फ्लूइड दिखाना है, जितना फ्लूइड सीन उतने ज्यादा फ्रेम्स। ऑफ कोर्स इन सब चीजों को हाथ से बनाया जाता है, जो उनके सबऑर्डिनेट्स करते हैं। इसके बाद बारी आती है क्लीन अप और लाइन आर्ट की, और फाइनली इनमें कलर भरा जाता है कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, और कई सारे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके इनमें अप्रोप्रिएट रंग भरे जाते हैं। फाइनली बाद में इन्हें ऊपर से कंपोजिट किया जाता है एक्स्ट्रा ग्लेयर, शैडो या किसी प्रकार के और इफेक्ट के लिए, और बाद में म्यूजिक और साउंड डिजाइन को किया जाता है। स्टूडियो जिब्ली की आपने बहुत सारी मूवीज देख ली होगी, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपने कभी स्टूडियो का गेम खेला है? वेल, एक वक्त था जब स्टूडियो जिब्ली ने लेवल 5 स्टूडियोज के साथ मिलकर एक वीडियो गेम क्रिएट किया था, जिसका नाम था नी नो कूनी। ये एक 2010 का JRPG गेम था, जिसकी अपनी एक बहुत ही एंगेजिंग स्टोरी और गिबली मूवीज की तरह ही ब्यूटीफुल एनिमेटेड सीक्वेंस और म्यूजिक था। कमेंट में आप बताइए कि क्या आपने इस गेम को खेला था या नहीं। लेकिन क्या जिब्ली मूवीज एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा हैं? वेल, कुछ फैंस इस बात पे पूरी तरह से यकीन करते हैं, जहां पर माय नेबर टोरोटोरो में टोरोटोरो नाम का कैट एक्चुअली हमें कई और जिब्ली मूवीज के अंदर देखने को मिला, जैसे कि किकीज डिलीवरी सर्विस और पॉम्पोको, और यहाँ पर बेसिकली टोरोटोरो जिब्ली स्टूडियो का एक मैस्कॉट है। इसके अलावा क्या आपको मालूम है कि अगर आप इस स्टूडियो के अंदर काम करते हैं तो आपको इस स्टूडियो में काम करने के कुछ अनोखे ही फायदे मिलेंगे। सबसे पहले, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों का ख्याल स्टूडियो जिब्ली रखेगा, और यहाँ पर बेसिकली एक चिल्ड्रन डे केयर फैसिलिटी है जिसका नाम है कोरोनोई, जिसे 2011 में खोला गया था जिब्ली स्टूडियोज के फैमिली वैल्यूज को सेलिब्रेट करते हुए। इसके अलावा अगर आप जापान में रहते हैं और चेरी ब्लॉसम्स के ब्लूम को सेलिब्रेट करते हैं, इसे बेसिकली जापानीज में हनामी कहते हैं, तो इसके लिए भी आपको टाइम ऑफ मिल सकता है, जो कि हायाओ मियाज़ाकी के नेचर को अप्रिशिएट करने का तरीका है। बात करें अगर फाइनेंशियल और क्रिटिकल अचीवमेंट्स की, तो जिब्ली मूवीज ने अब तक तकरीबन 1.7 बिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड कमाए हैं। बात करें अवार्ड्स और नॉमिनेशन की, तो वर्ल्ड वाइड में स्टूडियो जिब्ली को रिकॉग्निशन 2002 की स्पिरिटेड अवे से हुई थी, जहां पर इसे बेस्ट एनिमेटेड फीचर का एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ इस मूवी ने अकेले ही 380 मिलियन डॉलर्स का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, जिसका रिकॉर्ड 500 मिलियन डॉलर्स के साथ डीमन स्लेयर की ऑफिशियल पहली मूवी ने तोड़ा था, और अब भी ये दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाने वाली एनिमे मूवी है। इसके अलावा स्टूडियो जिब्ली की द बॉय एंड द हेरन भी काफी सक्सेसफुल रही थी, जहां पर साल 2024 में इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, बाफ्टा फॉर बेस्ट एनिमेटेड फिल्म और एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर का अवार्ड मिला। लेकिन क्या हायाओ मियाज़ाकी अपने काम से थकते नहीं, और क्या वो अपने काम से रिटायर नहीं होना चाहते? वेल, लगता तो ऐसा ही है।
क्योंकि अपेरेंटली 1997 की प्रिंसेस मोनोनोके एक्चुअली उनकी एक लास्ट मूवी होने वाली थी, बट इस मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल सक्सेस ने उन्हें मोटिवेशन दिया अपने काम को जारी रखने के लिए, और यही रीजन था कि अल्टीमेटली उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला। इसके अलावा उनकी लास्ट फिल्म द बॉय एंड द हेरन से पहले भी उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने रिटायरमेंट से वापस आकर उन्होंने इस मूवी को बनाया, और इसके बाद एक बार फिर से वो एक बहुत ही बेहतरीन क्रिटिकल सक्सेस साबित हुई। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर हैरानी हुई, और आप स्टूडियो जिबली के बारे में और क्या क्या जानते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।